हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं 30 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो चलिए आज के हमारी इस क्लास को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग आगे आएंगे और कुछ हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है, कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं, कुछ हमारे शॉर्ट आंसर्स हैं, कुछ लॉन्ग आंसर्स हैं, तो इट इज अ मिक्स्ड। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट जो है कहां पर मौजूद है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में, गुजरात मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश ओडिशा में? तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट के बारे में हमको बताना है कि वेयर इज इट प्रेजेंट। एबीसीडी में से आप लोग अपने आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में फटाफट से साथ साथ लिख दीजिए और हम इसके आंसर्स आपको बताएंगे। चलिए, ऑलराइट बच्चों, आई होप कि सभी ने आंसर दे दिया है। द करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बलारी चित्रदुर्गा चिकमगलुरु तुमकुरु बेल्ट जो कर्नाटका की है, यहाँ पे किस चीज के रिजर्व्स मिलते हैं? आयरन ओर के, कॉपर के, यूरेनियम के या फिर ग्रेनाइट के? किस चीज के रिजर्व्स यहाँ पर मौजूद हैं? एबीसीडी में से आपको अपने आंसर्स जो हैं लिखने हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको आंसर बता रही हूँ फटाफट से। बलारी चित्रदुर्गा चिकमगलुरु तुमकुरु बेल्ट किस चीज की बेल्ट है? यहाँ पे क्या, कौन सा मिनरल एक्सट्रैक्ट करा जाता है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन ए, आयरन ओर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? Being malleable, ductile and a good conductor, dash is mainly used in the electric cables, electronics and chemical industries. तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक ऐसे मेटल की बात करी जा रही है, मिनरल की बात करी जा रही है बेसिकली, जो कि शीट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो कि डक्टाइल भी है, वायर्स भी उसकी बन सकती हैं, एक गुड कंडक्टर है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का। इसको इसी वजह से केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक केबल्स में यूज करा जाता है। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? स्टील, मैंगनीज, कॉपर या फिर नन ऑफ द अबव? फटाफट से मुझे बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बच्चों डेफिनेटली कॉपर। ऑप्शन सी कॉपर यहाँ पे डेफिनेटली करेक्ट है। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, इंडियाज डैश डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू, माइकाल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। इंडिया में कौन से डिपॉजिट्स जो है अमरकंटक प्लेट्यू, माइकाल हिल्स और बिलासपुर काटनी के प्लेट्यू रीजन में मिलते हैं हम लोगों को? बॉक्साइट, आयरन ओर, स्टील या मैंगनीज? अमरकंटक प्लेट्यू, माइकाल हिल्स, बिलासपुर काटनी रीजन में कौन से हम लोगों को डिपॉजिट्स मिलते हैं? एबीसीडी में से अपना आंसर बताना है। सभी को पता है इसका आंसर, ऑप्शन ए बॉक्साइट। मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्शन, बच्चों मैक्सिमम हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्शन कहां से होता है? मुंबई हाई, आसाम, गुजरात या फिर नन ऑफ द अबव? फटाफट से मुझे एबीसीडी में से आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑल राइट, ऑल राइट, सो यहां पर द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली मुंबई हाई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइमस्टोन बेसिक रॉ मटेरियल है कौन सी इंडस्ट्री के लिए? कौन सी इंडस्ट्री के अंदर बच्चों लाइमस्टोन को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करा जाता है? पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री? सो यू हैव टू टेल मी एबीसीडी व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, सो लाइमस्टोन डेफिनेटली बच्चों हमारा जो है सीमेंट इंडस्ट्री का बेसिक रॉ मटेरियल है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन।
एल्यूमिनियम कहाँ से ऑब्टेन करा जाता है? एल्यूमिनियम को हम किससे बनाते हैं? बॉक्साइट, लाइमस्टोन, कॉपर या मैंगनीज? व्हाट इज एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम? ऑलराइट, तो एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट. रिमेंबर दिस कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट. बॉक्साइट इसका ओर होता है बच्चों. बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम. याद रखिएगा इस चीज को कि बॉक्साइट से ही एल्यूमिना बनता है और फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है. ओके, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड. बच्चों हम सभी को पता है दो टाइप के आयरन ओर है ना, हमने पढ़े हैं. एक आयरन ओर में थोड़ा आयरन क्वांटिटी ज्यादा होती है, एक में थोड़ी सी कम होती है. बट अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्वांटिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा किस आयरन ओर का इस्तेमाल करा जाता है, मैग्नेटाइट, पायराइट, जियोथाइट या हेमेटाइट? So you have to tell me कि इन ऑप्शंस में से which is the most important industrial iron ore quantity used के मामले में. ओके, सो इंडस्ट्रियल आयरन और क्वांटिटी यूज्ड के हिसाब से यहां पर ABCD में से ऑप्शन डी जो है हेमाटाइट है ना. तो हेमाटाइट को हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं इस्तेमाल करने के मामले में. वैसे सबसे ज्यादा आयरन कंटेंट होता है मैग्नेटाइट में. ठीक है बच्चों, आगे देखिए. पायराइट, जियोथाइट भी पढ़ा है बट हाँ चारों में से देखा है हमने. ओके, फ्रॉम व्हाट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आर गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम ऑब्टेन्ड? कौन से डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें बच्चों जहां से गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम को हम ऑब्टेन करते हैं, कहां पर ये गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जैसे प्रेशियस मेटल्स हम लोगों को मिलते हैं? रेजिडुअल डिपॉजिट्स, मोल्टन एंड गैसियस फॉर्म में, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन अंडर ग्रेट हीट, या फिर एलुवियल डिपॉजिट्स इन द सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स? So where do we get these precious metals from? Where are they extracted from? This is something you have to tell me. चलिए, तो यहाँ पे बच्चों हम सभी को पता है कि प्लेसर डिपॉजिट जो होते हैं हमारे, एलुवियल डिपॉजिट जो कि वैली फ्लोर्स और हिल के बेस पे हमको मिलते हैं, वहां से हम लोग गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम को ऑब्टेन करते हैं. हमने देखा ये पहाड़ है ना, इनके यहाँ पे वैली फ्लोर्स हैं, तो वैली फ्लोर्स पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं और वहीं से हम लोगों को ये प्लेसर डिपॉजिट्स के फॉर्म में ये सारे प्रेशियस मेटल्स मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर लिखिए. मैग्नीशियम ब्रोमीन कहाँ से डिराइव करा जाता है? मैग्नीशियम और ब्रोमीन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करा जाता है? एक्यूमुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन अंडर ग्रेट हीट, ओशन बेड्स, रेजिडुअल डिपॉजिट्स या फिर एक्यूमुलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन? ओके, सो दिस इज रिपीटेड, तो डी को एलिमिनेट ही कर देते हैं. यहाँ तीनों में से बताइए. तो यहाँ पे बच्चों, द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ओशन बेड्स. ओशन बेड से इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. नेक्स्ट पे चलते हैं. ओके, नाउ वी हैव सम assertion रीजन क्वेश्चंस. assertion दे रखा है कि माइनिंग एक्टिविटी इज ऑफन कॉल्ड अ किलर इंडस्ट्री. किलर इंडस्ट्री का मतलब यह है बच्चों कि माइनिंग एक तरीके से एक ऐसी चीज है जो काफी खतरनाक है, लोगों की जान तक पे बनाती है. तो डेफिनेटली ये तो बिल्कुल सच बात है यार. दिस इज डेफिनेटली ट्रू. और यहाँ लिखा है कि माइनिंग हेल्प्स इन एग्रीकल्चर, माइनिंग से एग्रीकल्चर में हेल्प मिलती है, तो दैट इज डेफिनेटली फॉल्स. तो दिस इज अ वेरी फॉल्स स्टेटमेंट. ये ट्रू है बट दिस इज फॉल्स. ओके, नाउ तो यहाँ पर बात यही है कि ट्रू, द assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 12th क्वेश्चन. माइका एक मेटालिक मिनरल है. माइका एक मेटालिक मिनरल है बच्चों. असली में माइका क्या है? माइका एक नॉन मेटालिक मिनरल है, तो दिस इज फॉल्स. नीचे लिखा है कि माइका मिनरल बेसिक रॉ मटेरियल है फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. हमें पता है लाइमस्टोन है, माइका नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स.
बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, एजर्शन रीजन दोनों ही गलत है। आगे देखते हैं हम लोग 13th क्वेश्चन, मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का एक बहुत कीमती हिस्सा है, तो डेफिनेटली ट्रू, ये बात तो बिल्कुल सच है यार। नीचे लिखा है कि मिनरल्स हैव अ यूनिवर्सल यूज, दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एवरीथिंग वी यूज इन आवर डे टू डे लाइव्स। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें यूज करते हैं, मिनरल्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, यूनिवर्सल यूज के हैं और हर चीज को मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं, तो डेफिनेटली ये भी बात बिल्कुल सच है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों, तो क्यों इंडिस्पेंसिबल है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि इनका यूनिवर्सल यूज है, डे टू डे लाइफ में इनको यूज करा जाता है। सो हियर वी विल राइट both A and R are true and R is the correct explanation of A। ठीक है, तो दोनों A और R ट्रू हैं और R जो है A का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 14th क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एजर्शन है कि थर्मल पावर स्टेशंस जो हैं कोल फील्ड्स के पास में या कोल फील्ड्स पर लोकेटेड होते हैं। और नेक्स्ट लिखा है कि कोल एक बल्की मटेरियल है, बहुत भारी मटेरियल है, और विच लूजेस वेट ऑन यूज एज इट इज रिड्यूस टू ऐश, तो जब उसको ऐश में, राख में कन्वर्ट करा जाता है तो वो हल्का हो जाता है। इस वजह से जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं और थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वो या तो कोल फील्ड्स के ऊपर ही या फिर पास में ही लोकेटेड होते हैं। तो बोथ आर ट्रू बच्चों, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है दोनों, और रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे वही लिखेंगे कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड ऑल्सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेट्स राइट दैट डाउन। ठीक है जी, ऑल राइट, चलो नेक्स्ट। नेचुरल गैस इज रेफर्ड एज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। नेचुरल गैस एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है और रीजन दे रखा है क्योंकि नेचुरल गैस के अंदर लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस मौजूद हैं, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करता है नेचुरल गैस, इस वजह से प्राकृतिक रूप से थोड़ा फ्रेंडली है, इट इज अ फ्रेंडली फ्यूल। यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पर बच्चों वही बात लिखेंगे हम लोग कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और वही बात है यहाँ पर। ठीक है, दोनों ही ट्रू हैं और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आई होप बात एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन, इंक्रीज्ड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्रिएट्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट। ज्यादा से ज्यादा अगर फॉसिल फ्यूल यूज करोगे तो एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट अपने आसपास आप क्रिएट करोगे, तो दिस इज तो भाई डेफिनेटली फॉल्स। नीचे लिखा है कि फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, ऑयल, गैस ये बहुत इजीली नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन कर लिए जाते हैं, तो ये भी फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है, दोनों ही गलत है, ए भी गलत है, आर भी गलत है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इज एसेंशियल। हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज है उन्हें कंजर्व करना, बचा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये तो बात, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ट्रू बात है ये। नीचे लिखा है कि एनर्जी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आपके देश में आर्थिक विकास तभी होगा जब आपके पास एनर्जी के रिसोर्सेज मौजूद होंगे, जिसमें भी कोई शक नहीं है, दिस इज अ वेरी वेरी ट्रू स्टेटमेंट। तो यस, और यहाँ पर बच्चों वही बात आ जाएगी, देखिए क्यों कंजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि एनर्जी जो है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हमें एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। सो हियर वी विल राइट दोनों ट्रू हैं और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए
18th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर अब आ गया है एक शॉर्ट सा क्वेश्चन, शॉर्ट सा आंसर लिखा है उसका, और पूछा गया है डिफाइन द टर्म मिनरल। मिनरल टर्म को डिफाइन करिए। तो देखिए बच्चों, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मिनरल को डिफाइन करते हैं एज अ होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जिससे कि उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो बेसिकली जियोलॉजिस्ट जो बच्चों स्पेसिफिकली मिनरल्स को ही पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि मिनरल ना एक होमोजेनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, यानी कि प्रकृति में नेचुरल रूप से मिनरल्स मौजूद है, किसी ने बनाया नहीं है उनको, नेचुरली भगवान ने बना के भेजा है, नेचुरल रूप से मौजूद है, होमोजेनस है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर उनका यूनिफॉर्म है ना, और डिफाइन भी कर सकते हो आप उस चीज को। तो सेम सा स्ट्रक्चर है, होमोजेनस है, यूनिफॉर्म है, डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी से आप उनको ढूंढ सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन इज हाउ डू मिनरल्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। मिनरल सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कैसे मौजूद होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स जो हैं बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में अकर करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है जैसे सेडिमेंट्री रॉक है ना, तो इसके अंदर जो है मिनरल्स कुछ इस तरीके से नीचे बेड्स और लेयर्स में मौजूद होंगे ऐसे, ठीक है, बेड्स और लेयर्स में मिनरल्स अकर करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि बहुत टाइम तक जब डिपॉजिट हो जाते हैं मिनरल्स, एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक ही जगह पे और कॉन्सेंट्रेट होते जाते हैं हॉरिजॉन्टली, है ना, ऐसे लाइन में कॉन्सेंट्रेट होते जाते हैं, तो इस तरीके से वो अकर करते हैं। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन, डेपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा, तो हीट और प्रेशर की वजह से वो एक तरीके से एक ही लेयर्स में अकर करते हैं, डिपॉजिट हो गए हैं एक ही जगह, एक्यूमुलेट हो गए हैं, कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं हॉरिजॉन्टल सी लाइन में। सो बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं और इसके एग्जाम्पल है कोल और आयरन ओर। तो कोल और आयरन ओर ऐसे मिनरल्स हैं बच्चों जो कि इसी तरीके से आपको बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में ही मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट मेंशन द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स ऑफ इंडिया। मेजर आयरन ओर बेल्ट्स का मतलब है कहाँ कहाँ मेजरली आयरन ओर पाया जाता है। बच्चों हमने मेजर आयरन ओर बेल्ट्स को पढ़ा है। सबसे पहले देखिए ओडिशा झारखंड बेल्ट है, नेक्स्ट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट जो कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में है, अभी इस पे क्वेश्चन भी हमने अटेम्प्ट करा था। तीसरी इंपॉर्टेंट बेल्ट है जिसका नाम थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, बेलारी चित्रदुर्गा चिकमगलुरु तुमकुरु, तुमकुरु बेल्ट कर्नाटक में जो है, और उसके बाद है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तो ये हमारी कुछ आयरन ओर बेल्ट्स हैं बच्चों जहां से मेजरली हमारे देश के अंदर आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 21वें प्रश्न पर। क्या है 21वां प्रश्न, लेट्स लुक एट इट। मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स जो हैं उन्हें डिफाइन करना है, डिफरेंशिएट करना है। एक्चुअली वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटालिक एंड द नॉन मेटालिक मिनरल्स विद एग्जांपल्स। धातु जिसमें है मेटालिक मतलब जिसमें धातु मौजूद है, नॉन मेटालिक जिसमें धातु नहीं है। अब सबसे पहले मेटालिक मिनरल्स के अंदर हम लोग देखते हैं दो टाइप के आते हैं ना बच्चों। मेटालिक के अंदर ये याद रखना, मेटालिक मिनरल्स में दो टाइप के मिनरल्स आते हैं, एक आते हैं फेरस, एक आते हैं नॉन फेरस। फेरस का मतलब है जिसमें आयरन है, नॉन फेरस का मतलब है जिसमें आयरन नहीं है। तो मेटालिक मिनरल्स हम लोग देखते हैं, फेरस मिनरल्स भी आते हैं, नॉन फेरस भी आते हैं, प्रेशियस मेटल्स भी आते हैं। फेरस मिनरल्स के अंदर आयरन और कोबाल्ट ये सब होता है, दे अकाउंट फॉर स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। तो हमारी मेटल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में हमारे फेरस मिनरल्स एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। वहीं पर जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं जिसमें यानी कि हमारा आयरन नहीं मौजूद, जैसे कॉपर, बॉक्साइट वगैरह, और कुछ प्रेशियस मेटल्स भी इसमें आते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, तो ये सारे हमारे नॉन फेरस में आते हैं। उसके बाद बच्चों बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की, यानी कि जिसमें धातु है ही नहीं। तो इसके अंदर आप देखते हो माइका, सॉल्ट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, ये सारे मिनरल्स हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। लाइमस्टोन को सीमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करा जाता है। माइका, सॉल्ट और ग्रेनाइट जो है ये इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स हैं, बहुत कीमती मिनरल्स हैं जिनको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और भी आप लिख सकते हो कि कितना परसेंटेज इनका प्रोडक्शन होता है, इनका और इनका, या कौन से, ऑब्वियसली आपको पता है कि मेटालिक मिनरल ज़्यादा मौजूद हैं नॉन मेटालिक के कंपैरेटिवली, है ना। नहीं सॉरी, मेटालिक मिनरल्स के अंदर फेरस मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं हमारे पास, नॉन फेरस उतने नहीं हैं, तो उतनी प्रोडक्शन नॉन फेरस की नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें भी यू कैन ऐड ऑन टू द आंसर, ऐड ऑन कर सकते हो। चलो अगला है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है विच इज़ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, एंड उसके डिफरेंट फॉर्म्स बताइए।
तो बच्चों आप सभी को पता है कि अबंडेंटली का मतलब सबसे ज्यादा तादाद में कौन सा फॉसिल फ्यूल भारत में मौजूद है, तो सभी को पता होना चाहिए कि दैट इज कोल, कोयला। और 4 तरीके के कोयले जो है हमें पता है जिनके बारे में, तो उनके बारे में हम लिख देंगे। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, है ना। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कोल दैट वी नो ऑफ। एंथ्रासाइट की बात करें तो एक बहुत सबसे बेहतरीन क्वालिटी का हार्ड कोल है। 80% से ज्यादा कार्बन कंटेंट इसमें मौजूद है और ज्यादा स्मोक इसमें नहीं मिलती आपको। तो कोल कंटेंट इतना ज्यादा, मतलब कार्बन कंटेंट इतना ज्यादा है, बहुत अच्छे से जलता है ये। उसी के बाद बिटुमिनस कोल की बात करें तो कमर्शियल यूज में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोल का ही इस्तेमाल करा जाता है। इसमें कार्बन कंटेंट 60 से 80% है। मेटलर्जिकल कोल जो है बच्चों एक टाइप का बिटुमिनस कोल ही है, हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल है और बहुत स्पेशल वैल्यू का है एंड इट इज यूज्ड इन स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है यहाँ पर एक्चुअली कि जब आप आयरन ओर को पिघलाते हैं भट्टी में, ब्लास्ट फर्नेसेस में, उसको जब पिघलाते हो तो हमारे मेटलर्जिकल कोल का इस्तेमाल करा जाता है। तो इट इज अ वेरी हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल विच इज यूज्ड इन द ब्लास्ट फर्नेसेस फॉर स्मेल्टिंग आयरन। और याद रखिएगा परसेंटेज भी कि एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल है, इसमें कार्बन कंटेंट 80% से भी ज्यादा है। बिटुमिनस उससे थोड़ा सा कम है, बट हाँ कमर्शियल यूज के मामले में सबसे ज्यादा बिटुमिनस को ही यूज करा जाता है कमर्शियली। 60 से 80% इसमें कार्बन कंटेंट है। फिर आता है लिग्नाइट जो कि हमारा एक बहुत लो ग्रेड भूरे रंग का कोयला है, काला भी नहीं है, ठीक है। हाई मॉइस्चर कंटेंट इसमें है, सॉफ्ट होता है, ज्यादा हीटिंग कैपेसिटी नहीं है। साथ ही में पीट की बात करें तो इसमें भी काफी कम कार्बन, हाई मॉइस्चर कंटेंट, लो हीटिंग कैपेसिटी, बहुत सी स्मोक इसमें निकलती है इसको जलाने पर, नॉट ऑफ एनी यूज। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। 23rd क्वेश्चन, व्हाट इज द 23rd क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको। हाउ इज माइनिंग एक्टिविटी इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड द एनवायरमेंट। बच्चों जो लोग माइनिंग करते हैं उनकी सेहत पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है माइनिंग का, साथ ही में हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो किस तरीके से हार्म हो रहा है माइनिंग की वजह से, दोनों चीजों को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो माइनिंग करते हैं लोग, उनकी हेल्थ, उनकी सेहत की बात करते हैं। एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि जो माइनिंग करते टाइम धूल मिट्टी निकलती है, डस्ट निकलती है, फ्यूम्स जो निकलती है, जो धुआं आता है, बहुत नॉक्शियस फ्यूम है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये वो माइनर्स इनहेल कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं इसी धुएं की, विच मेक्स देम वल्नरेबल टू द पल्मोनरी डिसीजेस। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं इन फ्यूम्स को इनहेल करने से, ठीक है। तो पल्मोनरी डिसीजेस को एक तरीके से ये हम बोल सकते हैं एग्रवेट करता है कि इफ यू लाइक काइंड ऑफ इनहेल, ऑब्वियसली काइंड ऑफ क्या, इनहेल तो वो कर ही रहे हैं, ऑन साइट माइनिंग कर रहे हैं तो इनहेल करते हैं नॉक्शियस फ्यूम्स, डस्ट, तो इससे आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही में जब माइनिंग कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसको डर ये भी है कि माइन रूफ कोलैप्स ना हो जाए। जैसे बच्चों आप लोगों को पता है ये रैट होल माइनिंग जब होती है तो ऐसे सतह में से यहाँ से आप टनल बनाकर जाते हो, है ना, इधर टनल बनाते हो। अभी जो माइन रूफ है अगर गिर गई माइनर के ऊपर जो माइनिंग कर रहा है, फिर क्या, कैसे बचोगे, ठीक है। तो कोलैप्स होने का डर रहता है माइनिंग रूफ का। उसी के साथ बाढ़ वाड़ आ गई, पानी वानी भर गया जहां वो माइनिंग कर रहे हैं, या फायर, आग वाग लग गई कोल माइन के अंदर, तो इनकी जान को खतरा है। दिस इज अ वेरी मेजर थ्रेट टू द माइनर्स हु आर माइनिंग। कोलैप्सिंग माइन रूफ, इनंडेशन, फायर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हेल्थ पे भी इंपैक्ट है, प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ डेंजर दैट इज इन्वॉल्व, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क दैट इज इन्वॉल्व इन द लाइव्स ऑफ द माइनर्स व्हेन दे आर डूइंग द माइनिंग। फिर नेक्स्ट है बच्चों एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। हमारी प्रकृति भी तो एक तरीके से दूषित हो रही है जब माइनिंग कर रहे हैं हम लोग। कैसे दूषित हो रही है, देखिए, द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट कंटामिनेटेड ड्यू टू माइनिंग। तो जो आजू बाजू में पानी वगैरह के सोर्सेज होते हैं, कोई लेक्स है, पॉन्ड्स है, कुछ भी है, या ग्राउंड वाटर है, वो एक तरीके से कंटामिनेट हो जाता है, खराब हो जाता है माइनिंग की वजह से। आप स्लरी और वेस्ट जो माइनिंग से निकलता है उसको डंप करते हो, और वो जो सेमी लिक्विड वेस्ट है ना, स्लरी है, तो ये सब चीजें आप जब डंप करते हो तो इससे आपकी लैंड डिग्रेडेशन होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है, स्ट्रीम रिवर पोल्यूशन बढ़ता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। Stricter safety regulations and implementation of environmental laws are essential to prevent mining from becoming a killer industry. साथ ही में ज़्यादा अच्छे से स्ट्रिक्ट थोड़े सेफ्टी रेगुलेशंस लगाना और कुछ इन्वायरमेंटल लॉज को लागू करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ताकि माइनिंग एक्टिविटी एक किलर इंडस्ट्री ना बन जाए, लोगों के लिए या प्रकृति के लिए ज़्यादा घातक भी ना हो जाए। तो इसलिए हमें काफ़ी ध्यान रखना है कि हम लोग ध्यान से संभल कर इस इंडस्ट्री में चले, ठीक है। आई होप बात एकदम क्लियर है। तो एक तो एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पानी जो है, पानी वाटर रिसोर्स को ये खराब कर रही है।
वाटर रिसोर्स कंटेमिनेट हो रहा है, उसकी क्वालिटी बेकार हो रही है। साथ ही में जब आप जो स्लरी है, जो सेमी लिक्विड वेस्ट है, ये सारी चीजें जब इसको डंप कर दे रहे हो तो इससे आपकी जमीन, लैंड डिग्रेड हो रही है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, स्ट्रीम रिवर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है। दैट इज द रीजन कि हम लोगों को सेफ्टी रेगुलेशंस को मेंटेन करना है, एनवायरमेंटल लॉज जो हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कानून वगैरह उनको लागू करना है, ताकि हम लोग माइनिंग को एक किलर इंडस्ट्री बनने से रोक सकें। लोगों के लिए भी घातक है, प्रकृति के लिए भी घातक है, ठीक है, तो रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है तो है। चलो 24वें प्रश्न पर चलते हैं। क्या है 24वां प्रश्न? ओके, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस इन विच द मिनरल्स अकर। बच्चों यहां पूछा जा रहा है कि मिनरल्स की अकरेंस, बेसिकली हमने जो टॉपिक पढ़ा है अकरेंस ऑफ मिनरल्स, कि इन व्हाट वेज डू मिनरल्स अकर, या मिनरल्स किस किस तरीके से पाए जाते हैं, बेसिकली हमें वही सब लिखना है। तो पहला फॉर्म जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं वो होता है वेन्स एंड लोड्स। हम लोग देखते हैं कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स जो हैं क्रैक्स, फॉल्ट्स, जॉइंट्स में अकर करते हैं बाय गेटिंग सोलिडिफाइड इन देम। सो जैसे पत्थर है ना, इन पत्थरों के अंदर छोटी छोटी अकरेंसेस अगर होती हैं, इन क्रैक्स में, फॉल्ट्स में, जॉइंट्स में, है ना, इसमें अकर करते हैं। तो जो देखो कुछ कहीं कहीं पे ऐसे पतली पतली उसमें लेयर्स में मौजूद है, कहीं पर इस तरीके से थोड़ी मोटी मोटी अकरेंसेस हैं। तो जो पतली अकरेंसेस होती है इसको बोला जाता है वेन्स, और जो मोटी अकरेंसेस होती है इसको बोला जाता है लोड्स, ठीक है, वेन्स या लोड्स, वेन्स और लोड्स। तो स्मॉलर अकरेंसेस आर कॉल्ड वेन्स एंड द लार्जर अकरेंसेस आर कॉल्ड लोड्स। एग्जाम्पल द मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सारे जो है लोड्स एंड वेन्स के फॉर्म में आपको मिलते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है बच्चों। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैसे मिलते हैं मिनरल्स? वेन्स और लोड्स के फॉर्म में मिलते हैं। छोटी अकरेंसेस जो हैं वो वेन्स, बड़ी अकरेंसेस जो हैं वो लोड्स। ओके, नेक्स्ट आता है सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन करा था। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिनरल्स जो हैं बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में अकर करते हैं। तो जैसे एक सेडिमेंट्री रॉक है तो इसमें हॉरिजॉन्टली जो है बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में मिनरल्स अकर करेंगे हॉरिजॉन्टली। डेपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा में जब होता है तो उससे बनते हैं सम सेडिमेंट्री मिनरल्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, जिप्सम, पोटैश, सॉल्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, कुछ कुछ इवेपोरेशन से भी डिराइव कर लिए जाते हैं। यहाँ पे वही बात बताई जा रही थी कि देखो ये सेडिमेंट्री वाले तो ऐसे मिलते हैं, लेकिन वहीं पर इवेपोरेशन के थ्रू भी कुछ कुछ मिनरल्स हम लोग डिराइव करते हैं, जैसे जिप्सम, पोटैश और सॉल्ट। एरिड रीजन्स में, सूखे इलाकों में इवेपोरेशन के थ्रू भी आप डिराइव कर लेते हो। नेक्स्ट अकरेंस आती है डीकॉम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स। तो बच्चों जो सरफेस, यानी कि हमारी सरफेस के ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर है, जब वो डिकम्पोज होते हैं, ठीक है, उनमें वेदरिंग होती है, ब्रेक डाउन होता है उनका, तो ब्रेक डाउन होकर वो सरफेस रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं एक तरीके से जमीन के ऊपर फैल जाते हैं, है ना। मास जो है वेदर्ड रॉक्स का छोटे 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 पीसेस में वो एक तरीके से जमीन के ऊपर बिखर जाते हैं। बॉक्साइट इसी तरीके से पाया जाता है डीकॉम्पोजिशन से। फिर एक और तरीका है प्लेसर डिपॉजिट्स का। तो कुछ मिनरल्स जो हैं एलुवियल डिपॉजिट्स की तरह अकर करते हैं वैली फ्लोर्स और बेस ऑफ हिल्स पे आपको मिलते हैं। जैसे ये हिल्स हैं, इनके बेस पर या वैली फ्लोर्स जो है यहाँ पर आपको जो है ये मिनरल्स मिल जाएंगे डिपॉजिटेड, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, प्लैटिनम है। तो ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको प्लेसर डिपॉजिट के तौर पर मिलते हैं, ठीक है, विच आर नॉट करोडेड बाय वाटर। और एक बहुत ही खास बात है इन प्लेसर डिपॉजिट्स की कि जो प्लेसर डिपॉजिट्स हैं दे आर नॉट करोडेड बाय वाटर। पानी जो है इनका कुछ नहीं कर सकता, पानी जो है इनको, इन पे जंग नहीं लगा सकता। तो बहुत सारा पानी पे पास करता होगा बट इन पे जंग नहीं लगता है क्योंकि करोड ही नहीं हो सकते, बात तो वही है। और लास्ट अकरेंस जो देखी जाती है वो है ओशन वाटर में। तो ओशन बेड्स होते हैं बच्चों, ओशन के अंदर भी तो नीचे कहीं जाके जमीन आती होगी ना, तो वहाँ ओशन बेड्स पे, ओशन वाटर के अंदर भी डिस्पर्स्ड भी होते हैं, ओशन वाटर में भी फैले हुए होते हैं या ओशन बेड्स पे भी मिलते हैं। जैसे आप लोग देखो कॉमन सॉल्ट है हमारा, नमक जो है, मैग्नीशियम जो है, ब्रोमाइड जो है, ये लार्जली जो है ओशन वाटर से डिराइव करे जाते हैं। और ओशन बेड पे, ओशन का जो सतह होती है नीचे जाकर, वहाँ पे मैंगनीज नोड्यूल भी मिलते हैं। तो ओशन के अंदर डिस्पर्स्ड मिनरल्स में आपको कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड मिल जाएगा और ओशन बेड में आपको मैंगनीज मिल जाएगा। तो इट्स लाइक दैट। तो ओशन वाटर इज ऑल्सो वेरी is a place actually where the minerals are being derived from. All right, चल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा 25वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है। हाउ इज द आयरन ओर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द कुद्रेमुख माइंस टू अ पोर्ट नियर मैंगलोर।
बच्चों बोला जा रहा है कि आयरन ओर जो कि इतना भारी भरकम होता है, उसको आप कुद्रेमुख माइंस, जो कि घोड़े के मुख के समान माइंस दिखती हैं, वहां पर एक्सट्रैक्ट तो करते हो, लेकिन फिर उसको पोर्ट जो है, बंदरगाह जो है मैंगलोर पे, वहां तक कैसे पहुंचाते हो? इतना भारी आयरन ओर है, कैसे, हाउ डू यू ट्रांसपोर्ट इट? तो देखिए, कुद्रेमुख माइन से हम लोग इसको स्लरी में कन्वर्ट करके पाइपलाइन के थ्रू मैंगलोर पोर्ट पे पहुंचाते हैं। तो पहले हमने इतना भारी भरकम जो है आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करा, फिर उस आयरन ओर को हमने स्लरी, एक सेमी लिक्विड वेस्ट में कन्वर्ट करा, फिर सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करा, फिर सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको पाइपलाइन के थ्रू जो है पोर्ट तक पहुंचा दिया जाता है, फिर पोर्ट से उसको जो है शिप्स में चढ़ाकर उसको भिजवा दिया जाता है, एक्सपोर्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड, स्लरी में कन्वर्ट करने के बाद ही। और एक और चीज यहाँ पे याद रखने वाली है कि कुद्रेमुख माइंस जो हैं बच्चों, कुद्रेमुख का क्या मतलब होता है? घोड़े का मुंह। तो ये माइंस देखने में वैसी दिखती हैं, इस वजह से इसको कुद्रेमुख माइन बोला जाता है। 26th क्वेश्चन आ गया है। व्हाट इज द 26th क्वेश्चन? नेम द नॉन मेटालिक मिनरल विच कैन स्प्लिट इजिली इनटू थिन शीट्स एंड मेंशन इट्स यूजेस। ऐसे नॉन मेटालिक मिनरल के बारे में बताइए जो कि बहुत इजीली पतली पतली शीट्स में स्प्लिट हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस नॉन मेटालिक मिनरल की बात की जा रही है। सो इट इज डेफिनेटली माइका। माइका जो है वो इजीली थिन शीट्स में स्प्लिट हो सकता है। माइका में अच्छी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मौजूद होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, दूसरी साइड रोक के रख लेता है। लो पावर लॉस फैक्टर है, इंसुलेटर है, इधर से उधर नहीं पास होने देता, साउंड है ना, और बिजली वगैरह ये सब रोक लेता है। रेजिस्टेंस, हाई वोल्टेज को रेजिस्ट कर लेता है, झेल लेता है। तो माइका बहुत अच्छा, मतलब वैसा हमने समझ लिया है नॉन मेटालिक मिनरल है। अब इसको इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से बच्चों माइका को इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल करा जाता है। साथ ही में पेंट को बनाने में भी, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स को शाइनी अपीयरेंस, चमक देने के लिए भी माइका का इस्तेमाल करा जाता है। तो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्रेयॉन की तरह, जैसे क्रेयॉन को ऐसे छिलते हैं ना, बहुत इजीली थिन शीट्स में वो ऐसे छिला जाता है, तो सेम माइका का ही हाल है। माइका भी बहुत इजीली थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई है। ठीक है, काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, हाई वोल्टेज का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, रेजिस्ट कर लेता है, लो पावर लॉस फैक्टर है, इंसुलेटर है, इधर से उधर पास नहीं होने देता है। ओके, so that is why it is, and what are the uses, that also you have to remember. इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में इंसुलेटर की तरह, पेंट में, उसी के साथ टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक्स में शाइनी अपीयरेंस देने के लिए माइका का इस्तेमाल करा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 27th क्वेश्चन पर। क्या है ये? Why is the conservation of minerals essential? बच्चों मिनरल्स को कंजर्व करना, बचा कर रखना क्यों जरूरी है? अब ऑब्वियस सी बात है कि कंजर्वेशन इसलिए जरूरी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज जो है उसकी स्कैसिटी आ रही है ना। नाउ मिनरल्स आर नॉन रेन्यूएबल और फाइनाइट इन नेचर। हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स जो हैं वो रेन्यू नहीं हो सकते, वापसी जो है दे कैन नॉट गेट रेन्यूड, है ना, फिर से उनको रिप्लेनिश आप नहीं कर सकते। तो दे आर नॉन रेन्यूएबल एंड फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है कि एक बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में मिनरल्स आपके पास अवेलेबल हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी स्लो इन कंपैरिजन टू द रेट ऑफ कंजम्पशन। एक और दिक्कत है कि जिस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको बहुत जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं हो रही, उतनी जल्दी वो रेन्यू नहीं हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर किसी चीज को बहुत तेजी से यूज करोगे और उतनी तेजी से वो चीज फॉर्म नहीं हो रही तो वो खत्म हो जाएगी, है ना। आपने सपोज यहाँ एक तरीके से क्या करा, पानी की बाल्टी रखी और नलका चलाया, अब वो नलका अपने स्पीड से पानी को भर रहा है, अगर आपने पूरा पानी उड़ेल दिया तो फिर वो खत्म हो गया ना, फिर से उसको शुरू से भरना पड़ेगा। तो वही वाली चीज है कि हम जिस हिसाब से उसको कंज्यूम कर रहे हैं ना, दैट रेट इज वेरी फास्ट और उसके रिप्लेनिश होने का रेट इज वेरी स्लो, जिसकी वजह से बच्चों, हाँ देखो, और जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है मिनरल फॉर्मेशन का, जिस हिसाब से अगर जियोलॉजिकली मिनरल्स फॉर्म होते तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मिनरल्स। बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है मिनरल फॉर्मेशन में, तो उतने टाइम तो आप रुकोगे भी नहीं। तो दैट इज वाई वी से कि दे आर वेरी फाइनाइट, लिमिटेड, एंड लिमिटेड चीज खत्म हो जाएगी अगर उसको ज्यादा यूज कर लिया, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, दे आर वैल्यूएबल शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस ऑफ अ कंट्री। Continued extraction leads to increasing costs as they are taken from greater depths along with the decrease in quality. तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है मिनरल्स, शॉर्ट लिव्ड पोजेशन है, शॉर्ट लिव्ड यानी कि थोड़े ही समय तक चल पाएगा,
अगर ऐसे ही यूज करते रहे। साथ ही में एक और दिक्कत क्या आ रही है बच्चों, क्योंकि हम उसको कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्ट करे जा रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, हमें दिक्कत हो रही है। सपोज हमने एक मिनरल यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर अब हमें पता है कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जितना ज्यादा डेप्थ में जाते रहोगे उतना एक तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, पैसा उतना ही ज्यादा लगता जाएगा, प्लस जितनी डेप्थ में जाते रहोगे उतनी ही क्वालिटी गिरती जाएगी। तो क्वालिटी गिर रही है, लागत बढ़ रही है, तो हमें फायदा ही कुछ नहीं होगा। एक टाइम के बाद वो जो मिनरल है ना, वो आपके लिए इकोनॉमिकली फीजिबल ही नहीं रहेगा। आप जितना पैसा लगाकर उसको एक्सट्रैक्ट करोगे वो उतनी ही वैल्यू की चीज भी नहीं दे पाएगा आपको। तो फिर देयर इज नो पॉइंट, फिर हम एक्सट्रैक्ट क्यों करेंगे जब उतनी वैल्यू की हमें चीजें नहीं मिल रही, पैसा हमने बहुत ज्यादा लगा दिया, तो देयर इज नो पॉइंट। दैट इज वाई यहाँ पर जरूरत है बच्चों कि मिनरल्स को जितना वो फाइनाइट नंबर में मौजूद है उनको कंजर्व करें हम लोग, जाया ना होने दें। तो बेसिकली उनकी स्कैसिटी हम लोगों को देखनी पड़ रही है। दे आर नॉन रेन्यूएबल, मोस्ट ऑफ देम आर फाइनाइट, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। तो क्योंकि बहुत कम मौजूद है, फाइनाइट है, शॉर्ट लिव्ड है, दैट इज वाई हमें उनको कंजर्व और प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जाया नहीं होने देना है। और जितना ज्यादा नीचे नीचे और डेप्थ में जाकर एक्सट्रैक्ट करते रहोगे ज्यादा पैसा भी लगेगा और उतनी क्वालिटी का हमें जो है मिनरल मिलेगा भी नहीं। तो देयर इज एक्चुअली नो पॉइंट इन डूइंग दैट। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन एनी 4 मेजर्स टू कंजर्व मिनरल्स। 4 मेजर्स बताइए मिनरल्स को कंजर्व करने के, बचाने के। नाउ हियर मिनरल्स हैव टू बी यूज्ड इन अ प्लान्ड एंड अ सस्टेनेबल मैनर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब मिनरल्स को यूज करें तो बहुत प्लानिंग के साथ यूज करें, ठीक है, एक बहुत प्लान्ड और एक सस्टेनेबल मैनर में। सस्टेनेबल मैनर का मतलब है कि आप अभी जिस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हो करो, बट ध्यान रखो कि फ्यूचर जनरेशन भी उनको यूज कर सके। फ्यूचर जनरेशन की नीड्स पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है, कि ये नहीं हम सब यूज करके चले जाएंगे फिर कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो वो नहीं करना है। तो प्लानिंग के साथ चलिए कि आप भी यूज कर सके, आगे आने वाली जनरेशन जो है, पीढ़ी है, वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। तो प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में यूज करना है। अलॉन्ग विद दैट improved technology should be evolved to make use of the low grade ores at low cost। हाँ यार, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना डेप्थ में जाते रहो, अभी पढ़ा था ना कि कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी और क्वालिटी भी उतनी नहीं रहेगी। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए ताकि जो बुरी क्वालिटी का भी ओर है उसको भी हम लोग कम लागत में एक्सट्रैक्ट कर सकें। देन बात आ रही है रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स अदर सब्स्टिट्यूट्स वुड हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो मेटल्स को रिसाइकल करना, फिर से रीयूज करना किसी और पर्पस के लिए। स्क्रैप मेटल्स, जो कूड़ा कचरा सा मेटल्स बच गया है, किसी काम के मेटल्स नहीं है, उनको यूज करना, या दूसरे सब्स्टिट्यूट्स को यूज करना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मिनरल्स को कंजर्व करने के मामले में। एंड यूजिंग बेटर माइनिंग मेथड्स वुड ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेज। तो वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए हम लोग अपने माइनिंग मेथड्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रोवाइज कर सकते हैं और वेस्टेज को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 मेथड्स आपको बताए हैं मिनरल्स को कंजर्व करने के। रिसाइकलिंग, प्लान सस्टेनेबल तरीके से चलो, लो ग्रेड ओर्स को कम लागत में एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी लेकर आओ, मेटल्स को रिसाइकल करो, स्क्रैप मेटल्स को यूज करो, बाकी सब्स्टिट्यूट्स को यूज करो, बेटर माइनिंग टेक्निक्स का यूज करो। तो ये सारी चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं मिनरल्स की कंजर्वेशन में। नेक्स्ट आता है बच्चों 29th क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया एंड मेंशन एनी 4 यूजेस ऑफ मैंगनीज। 4 कोई भी तरीके जिससे कि मैंगनीज को यूज करा जाता है वो भी बताओ, और कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा मैंगनीज की प्रोडक्शन हो रही है। सो यहाँ पर तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि ओडिशा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का। और 4 यूजेस में क्या लिखेंगे हम लोग, जो लिखा है देखते हैं क्या लिखा है। तो मैंगनीज सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और फेरो मैंगनीज अलॉय में किया जाता है। तो आयरन और फेरो है ना, फेरो मैंगनीज अलॉय, आयरन और मैंगनीज को मिलाकर अलॉय भी बनाया जाता है। स्टील को मैन्युफैक्चर, स्टील को बनाने में भी मैंगनीज का इस्तेमाल करा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसको यूज करा जाता है। साथ ही में मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड्स, बच्चों जब हम कीटनाशक बनाते हैं उसमें भी मैंगनीज का इस्तेमाल करा जाता है। साथ ही में पेंट बनाने में भी मैंगनीज को यूज करा जाता है। तो ये सारे मैंगनीज के यूजेस हैं, जिस जिस चीज के लिए मैंगनीज का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। तो ये भी हमने लिख दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस लुक एट इट। ओ माय गॉड, व्हाट आर प्लेसर डिपॉजिट्स। बार बार ये बात हमने पढ़ ली है और लास्ट यही क्वेश्चन है कि सर्टेन मिनरल डिपॉजिट्स जो कि वैली फ्लोर्स या फिर बेस ऑफ हिल्स पे आकर करते हैं एज एलुवियल डिपॉजिट्स आर प्लेसर डिपॉजिट्स। बच्चों वही बात है कि फुट हिल्स पर या फिर वैली फ्लोर्स पर जम जाते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स, है ना, डिपॉजिट हो गए हैं, जम गए हैं। दे आर, एंड स्पेशली एक और चीज आपको याद होगी कि दे आर नॉट करोडेड बाय वाटर। पानी जो है इन पे जंग नहीं लगा सकता,
ठीक है, तो एक इनकी बहुत खासियत है। तो दीज आर प्लेसर डिपॉजिट्स। आई होप ये बात एकदम क्लियर है। तो इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा सेशन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का, वो होता है कंप्लीट। आई विल सी यू गाइस इन अदर सेशंस। कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों को चैनल भी रेकमेंड कीजिए, वीडियो भी शेयर कीजिए। Thank you so much, guys. This is your educator Ujjwala Pun signing off for today and bringing to you lots of new videos. So stay tuned. Thank you so much. Take care. Bye bye.